हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है निश्चित रूप से आप लोग स्वस्थ होंगे। देखो, आज जो सिखाना है वो है फोर्स्ड ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस, है ना। ऑसिलेशन तो समझते हो, खास करके सिंपल हार्मोनिक मोशन तो समझ ही गए। अगर मान लो एयर वगैरह मौजूद ना रहे और एक सिंपल पेंडुलम लें, उसको ऑसिलेट करा के छोड़ दें तो ये परमानेंटली जो है वो ऑसिलेट करते रहेगा। यानी अगर कोई डैम्पिंग फोर्स वगैरह, कोई एयर रेजिस्टेंस फोर्स वगैरह काउंट ना करें तो। लेकिन तुम प्रैक्टिकल में देखते हो ऐसा तो होता नहीं है। जब तुम इस ऑब्जेक्ट को ऐसे रिलीज करके छोड़ देते हो, ये ऑसिलेट करता है और धीरे धीरे एम्पलीट्यूड कम होता है और फाइनली जो है ये रुक जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ डैम्पिंग फोर्स मौजूद है, और जो हम लोग पिछले क्लास में डैम्प्ड ऑसिलेशन पढ़े थे, तो वो डैम्पिंग फोर्स के वजह से इसका एम्पलीट्यूड घटते जा रहा है। लेकिन फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या है? तो देखो, एसएचएम जो है वो रीस्टोरिंग फोर्स के कारण होता है। डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन तब होता है जब रीस्टोरिंग फोर्स भी हो और एक डैम्पिंग फोर्स भी हो, यानी एयर रेजिस्टेंस फोर्स, कोई विस्कस फोर्स हो। लेकिन फोर्स्ड ऑसिलेशन कब होगा? तो देखो, फोर्स्ड ऑसिलेशन तब होता है जब किसी ऑब्जेक्ट पे रीस्टोरिंग फोर्स भी लगे, डैम्पिंग फोर्स भी लगे, और साथ में एक एडिशनल एक्सटर्नल पेरियोडिक फोर्स अप्लाई करो। ऐसा फोर्स इस पर अप्लाई करो जो खुद पेरियोडिकली चेंज होते रहे, तो उस केस में उस ऑसिलेशन का नाम दिया जाता है फोर्स्ड ऑसिलेशन। अब देखो, जैसे सिंपल वे में, जैसे मान लो ये बॉडी को हम ऑसिलेट करा के छोड़ दिए और एक हम ऐसा फोर्स इस पर लगा रहे हैं जो डैम्पिंग फोर्स के वजह से जो इसका एम्पलीट्यूड घट रहा है, उस एम्पलीट्यूड को ये कंपेंसेट कर दे रहा है, यानी कि एम्पलीट्यूड को ये फिक्स कर दे रहा है, उसको घटने नहीं दे रहा है। यानी कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे रीस्टोरिंग फोर्स, डैम्पिंग फोर्स के अलावे एक पेरियोडिक अप्लाइड फोर्स उस पर लगे, तो ये जो पेरियोडिक अप्लाइड फोर्स है, जब स्टार्ट में लगना शुरू होता है ना, तो इसका मोशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद ये जो अप्लाइड फोर्स है उसके अकॉर्डिंग वो ऑसिलेट करना शुरू कर देता है। तो अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, इसको समझो। इतना तो समझ गया कि फोर्स्ड ऑसिलेशन होने के लिए ऑब्जेक्ट पे रीस्टोरिंग फोर्स भी लगना चाहिए, डैम्पिंग फोर्स भी लगना चाहिए, और साथ में एक एक्सटर्नल अप्लाइड पेरियोडिक फोर्स लगना चाहिए। तो देखो जी, मान लेते हैं, लेट an object is acted upon by a restoring force, ठीक ना। restoring force है -kx, डैम्पिंग फोर्स, देखो डैम्पिंग फोर्स -b भी, माइनस इसलिए लिख रहे हैं कि डैम्पिंग फोर्स जो होता है ना, वो वेलोसिटी के अपोजिट में होता है। जिधर ऑब्जेक्ट जा रहा हो उसके अपोजिट में डैम्पिंग फोर्स लगता है। और यहाँ b क्या है? कांस्टेंट टर्म है, जो पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में भी हम यूज में लाए थे डैम्पिंग फोर्स के लिए। k भी कांस्टेंट है, x तो समझ ही रहे हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन में x जो मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट। तो चलो, रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, डैम्पिंग फोर्स लग रहा है, एंड ए पेरियोडिक अप्लाइड फोर्स। तो पेरियोडिक अप्लाइड फोर्स तो बहुत तरह का हो सकता है। मान लो एक सिंपलेस्ट केस लेते हैं, F0 साइन ओमेगा टी, ठीक ना। F0 साइन ओमेगा टी, इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये फोर्स जो है
खुद को, अप्लाइड फोर्स खुद को पेरियोडिकली चेंज कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट पे जो नेट फोर्स लगा, बतलाओ तो नेट फोर्स कितना लगा? -kx -bv प्लस F0 साइन ओमेगा टी, इतना फोर्स लगा। और जानते हो ना, नेट फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो बहुत बार जानते हो, तुमसे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ देता है, ऐसा इक्वेशन केवल लिख देगा और कहेगा बतलाओ दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स, ये इक्वेशन क्या चीज को बतला रहा है? डैम्प्ड ऑसिलेशन, फोर्स ऑसिलेशन, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, ये सब तुमसे पूछेगा। तो पहले तो ये जानो, अगर ये फोर्स नहीं होता ना तो ये डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन होता है। अगर ये भी नहीं हो और ये भी नहीं हो तब क्या हो जाएगा? ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। और जब तीनों हो तब इसको क्या बोलते हैं? फोर्स्ड ऑसिलेशन। देखो फोर्स ऑसिलेशन और डैम्प्ड ऑसिलेशन में बेसिक फर्क क्या है? डैम्प्ड ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड जो है ना वो घटते जाता है, लेकिन फोर्स्ड ऑसिलेशन में ये जो अप्लाइड फोर्स है ना उसके एम्पलीट्यूड को कंपेंसेट कर देता है, ठीक ना? जैसे डैम्पिंग फोर्स जितना निगेटिव वर्क करता उतना ये पॉजिटिव वर्क करके उसके एम्पलीट्यूड को कंपेंसेट कर देता, उसको घटने नहीं देता है। यानी कि फोर्स्ड ऑसिलेशन में लिख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक ना? इन फोर्स्ड ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक ना? एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट रहता है? क्योंकि जो डैम्पिंग फोर्स है जो इसके एम्पलीट्यूड को घटाता है, कम करता है, ठीक ना? ऑब्जेक्ट जैसे ऑसिलेट कर रहा है, डैम्पिंग फोर्स विरोध करता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो वो निगेटिव वर्क करता है डैम्पिंग फोर्स, तो उसका एम्पलीट्यूड जो है ना वो घटते जाता है। और यही जो अप्लाइड पेरियोडिक फोर्स है उसको कंपेंसेट कर देता है और उस एम्पलीट्यूड को वो फिक्स रखता है, कांस्टेंट है। यानी बोल सकते हैं कि अप्लाइड पेरियोडिक फोर्स कंपेंसेट द डैम्पिंग फोर्स, ठीक ना? डैम्पिंग फोर्स के कारण जो एम्पलीट्यूड घटता है, अप्लाइड फोर्स जो है एम्पलीट्यूड को मेंटेन कर देता है। एक जितना निगेटिव वर्क किया उतना ही वो पॉजिटिव वर्क कर देता है, इसलिए उसमें कोई फर्क नहीं आता। अब आगे देखें, याद रखना है कि फोर्स्ड ऑसिलेशन में पार्टिकल जब ऑसिलेट करता है तो उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी वही होता है जो अप्लाइड फोर्स का एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। यानी ये और आसान हो गया। जैसे डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन में एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए तो एक इक्वेशन याद करना पड़ा था, इसमें कुछ नहीं है, जो ओमेगा है ना वही उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। यानी लिख सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन फोर्स्ड ऑसिलेशन, equation of displacement in forced oscillation can be written as x equal to a sin ओमेगा t प्लस फेज कांस्टेंट, जहां लिखते हो फेज कांस्टेंट क्या लिख दिए? फाई c, कुछ भी डेल्टा जो भी लिख सकते हैं। देखो ये जो a कितना होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, वो तो आगे बता रहे। लेकिन अगर कोई पूछे कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, ठीक ना? फोर्स्ड ऑसिलेशन में टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, तो ये जो है बहुत सिंपल है। क्या बोलेंगे? 2 पाई बाई ओमेगा। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना?
2 पाई बाई ओमेगा, है ना। तो चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन का जो फॉर्मूला है, देखो क्या होता है, एफ नॉट बाई एम अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस बी ओमेगा बाई एम होल। देखो एफ नॉट तो समझ रहे हो, जो पेरियोडिक फोर्स एक्ट कर रहा है, अभी भी देखो हम इक्वेशन लिखे हुए हैं, जो पेरियोडिक फोर्स उस पर एक्ट कर रहा है एक्सटर्नल फोर्स, उसका मैक्सिमम वैल्यू है। एम हो गया पार्टिकल का मास, जो ऑब्जेक्ट ऑसिलेट कर रहा है उसका मास। ओमेगा क्या है जी, तो ओमेगा जो अप्लाइड फोर्स है उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी। हाँ, ओमेगा नॉट क्या है, तो सोचो, देखो ओमेगा नॉट सही मायने में क्या है। अगर ये अप्लाइड फोर्स नहीं होता तो बतलाओ ये डैम्प्ड ऑसिलेशन होता ना। और डैम्प्ड ऑसिलेशन में याद करो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, अंडर रूट के बाई एम बी माइनस बी बाई 2m होल स्क्वायर अंडर रूट, यही ना पढ़ा था। यानी कि अगर रिस्टोरिंग फोर्स, डैम्पिंग फोर्स के अलावे अप्लाइड पेरियोडिक फोर्स भी ऑब्जेक्ट पर लगे, तब उस केस में एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन का ये फॉर्मूला होगा। ये ओमेगा तो समझ गया कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स है, और ये ओमेगा नॉट वो वैल्यू है जो तुम पहले से पढ़े थे डैम्प्ड ऑसिलेशन में एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर इसी में डैम्पिंग फोर्स वेरी स्मॉल हो, इफ डैम्पिंग फोर्स इज वेरी स्मॉल, तो देखो उस केस में ये टर्म को निगलेक्ट कर देते हैं और ओमेगा नॉट जो है अंडर रूट के बाई एम हो जाता है, जिसको हम लोग नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक ना। यानी याद रखो, चाहे डैम्प्ड ऑसिलेशन हो या फोर्स ऑसिलेशन हो, रिस्टोरिंग फोर्स का तो होना जरूरी है ही। डैम्प्ड ऑसिलेशन में रिस्टोरिंग फोर्स के अलावे डैम्पिंग फोर्स लगता है, फोर्स ऑसिलेशन में रिस्टोरिंग फोर्स के अलावे डैम्पिंग फोर्स भी लगता है, और साथ में जो है एक अप्लाइड फोर्स लगता है, अप्लाइड पेरियोडिक फोर्स लगता है, जो खुद को जो है एक टाइम के अकॉर्डिंगली अपने आप को रिपीट करते रहता है, चेंज करते रहता है, जो अभी एफ नॉट साइन ओमेगा टी पढ़े, ठीक है। अब ध्यान से समझना इस बात को। बतलाओ तो ये जो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन है, इसको टाइम से कोई लेना देना है नहीं, यानी कि एम्पलीट्यूड जो है वो फिक्स रहेगा, एम्पलीट्यूड में कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन एक बात सोचो, अगर ओमेगा और ओमेगा नॉट इक्वल हो जाए तब, तो ओमेगा और ओमेगा नॉट इक्वल हो जाए, यानी कि अप्लाइड फोर्स का जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और जो नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, अगर अप्लाइड फोर्स नहीं लगता तो जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है उसको नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो ये टर्म जीरो हो जाएगा ना। ये जब टर्म जीरो होगा तो बतलाओ एम्पलीट्यूड ज़्यादा से ज़्यादा होगा कि नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर जितना ही कम होगा एम्पलीट्यूड उतना ही ज़्यादा होगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं इट इज सेड टू बी इन रेजोनेंस। ध्यान से सुनो, रेजोनेंस का मतलब क्या है कि जब अप्लाइड फोर्स का एंगुलर फ्रीक्वेंसी और नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों अगर इक्वल हो गया तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। देखो यहां बोलेंगे व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, देन एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन is maximum and it is said to be in resonance, है ना। तब हम लोग बोलते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है रेजोनेट कर रहा है, ये अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड में आ गया है, इससे ज़्यादा एम्पलीट्यूड इसका
पॉसिबल नहीं है। तो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा कितना, तो ऊपर में है F0/m और नीचे में ये टर्म तो 0 हो गया, ये दोनों इक्वल हो गया, और अंडर रूट है B⍵m यानी B⍵m हो गया, ये होल स्क्वायर है ना, mm कैंसिल यानी F0/B⍵ है ना, यही मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो गया, है ना। देखो क्या क्या हम लोग सीखे। पहले तो फोर्स्ड ऑसिलेशन के लिए क्या क्या जरूरी है, रीस्टोरिंग फोर्स, डैम्पिंग फोर्स एंड ए पेरियोडिक अप्लाइड फोर्स। सेकेंड बात क्या सीखे कि जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, तो जो अप्लाइड फोर्स का एंगुलर फ्रीक्वेंसी है उस पे डिपेंड करेगा, यानी उसके लिए अलग से एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद नहीं करना है, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 2π/ω, ओमेगा जहां एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स। सेकेंड बात क्या सीखे कि इसमें एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन वेरी नहीं करेगा, जो डैम्पिंग फोर्स उसके एम्पलीट्यूड को कम करेगा, अप्लाइड फोर्स उसके एम्पलीट्यूड को कंपेंसेट कर देगा, यानी एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन फिक्स रहेगा, जिसका जनरल इक्वेशन ये है। और ओमेगा जब इक्वल होगा ω0 के, तब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, जिसका फॉर्मूला ये आया। लेकिन एक बात इसमें जानना, अगर मान लो 1 मिनट के लिए एक आइडियल केस का बात करते हैं, समझो डैम्पिंग फोर्स है ही नहीं, तो डैम्पिंग फोर्स नहीं है तो B तो 0 हो गया, क्योंकि डैम्पिंग फोर्स में ही ना आया था B × V, डैम्पिंग फोर्स 0 तो ये टर्म तो 0। और अगर ओमेगा इक्वल हो गया ω0 के, कारण कि अगर डैम्पिंग फोर्स गायब हो गया ω0 √k/m, है ना। अगर अप्लाइड फोर्स हो और केवल रीस्टोरिंग फोर्स हो, मान लो 1 मिनट के लिए आइडियल केस मानो, तो ये 0 हो गया, और अगर ये भी 0 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर 0, तो एम्पलीट्यूड तो इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड में कोई चीज़ ऑसिलेट करे। बतलाइए कभी प्रैक्टिकली होता है क्या कि एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट हो? इसका मतलब जब भी तुम क्वेश्चन बना रहे होते हो, थोड़ा या ज़्यादा डैम्पिंग फोर्स तो मौजूद होता ही है, अलग अलग फॉर्म में हो, लेकिन डैम्पिंग फोर्स हमेशा मौजूद होता है। देखो एक इससे जुड़ा हुआ कहानी है कि जो रेजोनेंस टर्म तुमको बतलाया, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन मैक्सिमम, वाशिंगटन में एक ब्रिज बनाया गया था, और वो ब्रिज जो है वो सस्पेंडेड ब्रिज था, वो थोड़ा बहुत ऑसिलेट करते रहता था, जो अपना उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी था उसके अकॉर्डिंग ऑसिलेट करता था। अब क्या हुआ, एज ए अप्लाइड फोर्स के रूप में माइल्ड एयर के वजह से जो है बहुत कम ही जो स्पीड के एयर के वजह से वो क्या हुआ कि रेजोनेट करने लगा, यानी कि उसमें अप्लाइड फोर्स का फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी इक्वल हो गया, और वो ओवर ब्रिज जो है ना वो इतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट करने लगा कि अपने जो भी कंस्ट्रक्शन के विदिन, या कहो इनॉग्रेशन के विदिन 4 मंथ में ही वो ब्रिज टूट गया, पानी में वो गिर गया। यानी कि अगर हम लोग ये केयर नहीं रखें कि अप्लाइड फोर्स का जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो तुम लोग जैसे सुनते होगे ना कि ओवर ब्रिज पे सेना के जवान को परेड करते हुए नहीं ले जाया जाता, इसलिए कि सब एक साथ अपने पैर को पटकेगा, तो जो वाइब्रेशन होगा तो रिजल्टेंट वेव जो प्रोड्यूस हो जाता है, रिजल्टेंट जो ऑसिलेशन होता है वो लार्ज एम्पलीट्यूड का हो जाता है, और उस केस में ब्रिज को टूटने का खतरा रहता है। तो ये तो हम लोग सीखे कि फोर्स्ड ऑसिलेशन है क्या, है ना। अब हम लोगों को इससे रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे पूछा जाएगा इसके बारे में सीखना है। तो चलो पहले तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। देखो जनरली फोर्स्ड ऑसिलेशन या डैम्प्ड ऑसिलेशन से जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है वो बहुत ही कम पूछा जाता है तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसीलिए अक्सर बुक्स वगैरह में भी देखोगे
तो नाम मात्र कहीं कहीं क्वेश्चन मौजूद रहता है। चलो एक क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय, देखो एक्सेलरेशन दिया हुआ है, देखो x के भी टर्म में है, v के भी टर्म में है, ये पेरियोडिक फोर्स भी दिखाया हुआ है, यानी ये डैम्प्ड ऑसिलेशन का इक्वेशन है। मास मान लो दे दिया है 1 kg है, ऑल टर्म्स आर इन SI यूनिट, कह दिया फाइंड। पहला क्वेश्चन है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। सेकेंड क्वेश्चन है एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। तीसरा क्वेश्चन है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, या इसी को बोलेगा थर्ड पार्ट में ही कि एम्पलीट्यूड, रेजोनेंट एम्पलीट्यूड बतलाओ, जब ये रेजोनेट कर रहा हो तब इसका एम्पलीट्यूड बतलाओ, बात एक ही। तो देखो कैसे इसको बनाएंगे, टाइम पीरियड बताना है तो उसके लिए तो ओमेगा का जरूरत पड़ता है, और तुम्हारा ओमेगा जो है वो किसके इक्वल है, पाई के, यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू पाई। देखो F0 साइन ओमेगा टी होता है ना, एक काम करो, बेहतर होगा ना तुम इसको कंपेयर कर लो तो समझ में आएगा। जैसे तुम जो इक्वेशन पढ़े थे, एम डी वी बाई डी टी माइनस के एक्स माइनस बी भी प्लस F0 साइन ओमेगा टी, ये पढ़े थे ना। देखो तो डी वी बाई डी टी तो माइनस के बाई एम एक्स माइनस बी बाई एम भी प्लस F0 बाई एम साइन ओमेगा टी, और क्वेश्चन में जो दिया हुआ एक्सेलरेशन है डी वी बाई डी टी कितना दिया है जी, माइनस 10x माइनस 2v प्लस 20 साइन पाई टी। अब थोड़ा इसको रिलेट करो ना, बोलो यहाँ k बाई एम है तो किसके इक्वल, तो k बाई एम 10 के इक्वल। यहाँ 2 है वो b बाई एम के जगह है, b बाई एम हो गया 2। F0 बाई एम जो है वो किसके इक्वल, तो 20 के। और यहाँ देख लो भाई ओमेगा है, तो ओमेगा किसके इक्वल, तो पाई के। ठीक है ना। देखो सब ऐसा यूनिट में, हम यूनिट नहीं लिख रहे। तुमसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, इसमें कोई अलग से दिमाग नहीं लगाया, सीधे लिखो 2 पाई बाई ओमेगा। 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा कितना है, पाई, यानी कि 2 सेकेंड, बस आंसर होगा, है ना, 2 सेकेंड आंसर। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बतलाओ। तो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, अभी याद करो, F0 बाई एम अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस बी ओमेगा बाई एम होल स्क्वायर। देखो तो यही ना पढ़े थे हम लोग। हाँ तो अब वैल्यू तुमको रखना पड़ेगा ना, ओमेगा तो मालूम है कितना है, पाई के इक्वल है। ओमेगा तो पाई है लेकिन ओमेगा नॉट क्या लिखे, तो कोई बात नहीं, पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो तो लिखते हैं। देखो अब एम्पलीट्यूड को निकालने के लिए ज़रूरत होगा ओमेगा नॉट के वैल्यू को निकालना। F0 बाई एम तो ऑलरेडी मालूम है, वो 20 यूनिट के इक्वल है, ठीक ना, सारा जो है ऐसा यूनिट दिया हुआ है, तो ये 20 हो गया। ओमेगा भी मालूम है किसके इक्वल है, पाई के। ओमेगा नॉट का जरूरत पड़ेगा, तो ओमेगा नॉट का फॉर्मूला क्या जानते हो, बोलो तो। ओमेगा नॉट कितने के इक्वल होता है, अंडर रूट के बाई एम माइनस बी बाई 2m होल स्क्वायर। और यहाँ देखो तो
के बाई एम का वैल्यू कितना है, देख लो के बाई एम तो 10 के इक्वल है, माइनस बी बाई एम का जो वैल्यू है वो 2 के इक्वल है, 2/2। देखो तो ये 1 हो गया क्या, तो 10 - 1 9 हो गया, यानी ओमेगा नॉट का वैल्यू 3/सेकंड हो गया, ठीक ना। ओमेगा नॉट कितने के इक्वल हो गया, 3 के। अब तुमसे पूछा जा रहा है कि एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, तो बस जो इसमें वैल्यू तो पुट करना है, तो F0/m के जगह लिख दो 20, ओमेगा के जगह लिख दो पाई, ओमेगा नॉट के जगह लिखो 3 और पूरे का होल स्क्वायर प्लस बी ओमेगा बाई एम। तो देखो बी बाई एम जो है वो कितने के इक्वल है, 2 के, तो 2, और ओमेगा किसके इक्वल है, तो पाई के, तो 2 पाई होल स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व कर लो, पाई के जगह क्या पुट कर देना, 3.14 है ना, अंडर रूट में है ये, बस केवल वैल्यू रख दिए, इसको सॉल्व कर लेंगे, एम्पलीट्यूड जो है वो मीटर में निकल जाएगा, ठीक है। देखो अब इसी में थर्ड पार्ट है कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा। याद करो जो रेजोनेंस का केस बतलाया गया था, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब, जब ओमेगा किसके इक्वल होता है, ओमेगा नॉट के। तो सोचो व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, देन ए विल बी मैक्सिमम, एम्पलीट्यूड जो है ना वो मैक्सिमम होगा। तो बोलो तो एम्पलीट्यूड का मैक्सिमम वैल्यू कितना, कितना होगा मैक्सिमम वैल्यू, F0/m। नीचे में देख लो ये दोनों इक्वल है तो 0 हो गया ना, तो ये टर्म 0, ये बी ओमेगा बाई एम का होल स्क्वायर है, तो ऊपर अंडर रूट है ना, तो स्क्वायर गायब हो जाएगा, क्या आ गया, बी ओमेगा बाई एम। देख लो अब कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट कर देना है। F0/m का वैल्यू कितना है, 20, B/m का वैल्यू कितना है, 2, और ओमेगा का वैल्यू कितना है, पाई। देखो तो कितना आ गया, 10/पाई मीटर, यही हो गया एम्पलीट्यूड, है ना। इसी को और सिंप्लीफाई कर लो, तो चलो इसको भी लिख लो। हाँ जी, तो देखो हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो भी थियोरेटिकल कंटेंट है, याद करो हम लोग जब स्टार्ट किए थे तो पढ़े थे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एनर्जी, उसके बाद फेज कांस्टेंट से रिलेटेड बात पढ़े, सिंपल पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम, टॉर्सनल पेंडुलम, कंपोजिशन ऑफ 2 SHMs along सेम डायरेक्शन, कंपोजिशन ऑफ 2 SHM परपेंडिकुलर टू ईच अदर। उसके बाद हम लोग डैम्प्ड ऑसिलेशन पढ़े, और अभी जो है हम लोग फोर्स्ड ऑसिलेशन पढ़े। देखो फोर्स्ड ऑसिलेशन और डैम्प्ड ऑसिलेशन से न्यूमेरिकल्स जो है वो बुक्स वगैरह में बहुत कम ही मिलता है, और जो भी क्वेश्चन मिलता भी है ना वो बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, कुछ इसी टाइप का रहता है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहता है। और एक बात जानना, पिछले 2-4-5 साल से जो है ना कोई क्वेश्चन किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में फोर्स ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन से पूछ दिया गया है। जनरली पहले के तुम एग्जाम्स में देखोगे तो ना के बराबर जो है शायद ही कभी कभी क्वेश्चन इससे आया हो, यानी ये अक्सर जो है देखना बुक्स का इग्नोरेंट पार्ट होता है ना, जिसको जो है अक्सर लोग जो है साइड करके पढ़ता है कि चलो इसका कोई बहुत, लेकिन फिर भी देखो जो कहना चाह रहे हैं कि हम लोग थियोरेटिकल कंटेंट तो पढ़ लिए, लेकिन अब जो है कुछ और भी जो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम है स्प्रिंग मास सिस्टम से रिलेटेड, टू बॉडीज ऑसिलेशन या थोड़ा और हायर लेवल, ज़्यादा हायर लेवल, जो भी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम है वो सारे टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम को हम लोग पढ़ेंगे। देखो 2 से 3 जो है न्यूमेरिकल के क्लास में
तुम लोगों को और वीडियो डाल दूंगा, तो उससे एसएचएम से रिलेटेड पूरा कंसेप्ट और जितना भी कंटेंट है वो सब तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन देखो कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहना है। अब तुम जब पढ़ लिए हो तो तुम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना सकते हो, तो थोड़ा ऑब्जेक्टिव ट्राई करेंगे, ठीक ना। और होमवर्क में ये जानना कि अगर एससीबी तुम ट्राई कर रहे हो तो 43 से लास्ट तक जो भी क्वेश्चन है उसका सारा का टाइप्स भी सिखाया हुआ है और थियोरेटिकल कंटेंट तो बताया हुआ है ही, तो उसको भी ट्राई कर लेना, ठीक ना। जिसके पास अगर बुक ना हो तो मैं बोल देता हूं कि बुक का लिंक जो है उस पर वो डाल देंगे, जिससे तुम्हारे लिए आसान होगा। चलो धन्यवाद।